मित्रों नमस्कार। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम लोग भूगोल के 50,000 प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर हम इतने प्रश्नों का अध्ययन कर लें तो भूगोल के कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में आपसे गलत नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम इनका इस प्रकार अध्ययन करेंगे तो भूगोल के सभी भागों का विस्तृत अध्ययन कर लेंगे। तो प्रस्तुत है इसका चौथा भाग, जो 151 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक क्षेत्र से कितनी दूर तक फैला हुआ है? भारत जो है आर्थिक क्षेत्र से कितनी दूर तक फैला हुआ है? तो इसका आंसर होगा सी, 200 समुद्री मील। तो इसे हम जो है देख लेते हैं एक बार संक्षेप में कि कोई भी देश की जो सीमा होती है उससे जो है एक जो जैसे मान लीजिए ये तट है, ये तट है, इनसे एक काल्पनिक आधार रेखा खींची जाती है। उससे जो है जो 12 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है उसे टेरेस्ट्रियल सी कहते हैं। मतलब जैसे ये कोई क्षेत्र है तो इनसे एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जिसे बेस लाइन कहते हैं। इससे 12 नॉटिकल मील की दूरी तक जो है जो सीमा होती है वो टेरेस्ट्रियल सी होती है। इसमें देश के जो है जो तटवर्ती देश है जैसे भारत है, इसको जो है यहाँ पे पूरा अपना जो है संप्रभुता का पूरा अधिकार होता है इस एरिया में 12 नॉटिकल मील तक। लेकिन 12 के बाद जो है 12 से जो है 24 मील नॉटिकल मील तक, ये आधार रेखा से 24 मील तक होता है। इसे संलग्न सीमा या कॉन्टिन्यूअस जोन कहते हैं। इसमें जो है कर लगाना और संसाधन दोहन ये सब अधिकार होता है, लेकिन पूर्णतः जो है संप्रभु क्षेत्र ये नहीं होता है। और इसी के ऊपर जो 12 के ऊपर जो हवाई क्षेत्र होता है वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हो जाता है। 12 तक तो जो है उस तटवर्ती देश की जो है संप्रभुता होती है, लेकिन उसके बाद नहीं होती है। और इसी प्रकार जो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक जो क्षेत्र होता है वो अनन्य जो है आर्थिक क्षेत्र होता है, EEZ इसे बोलते हैं। तो इसमें जो है उस देश को जो है जैसे भारत को संसाधनों का दोहन और उस तरह जो है पूर्ण जो है अधिकार मिला हुआ है। और यहाँ भी किसी भी संसाधन को दोहन करने के लिए किसी दूसरे देश को भारत से अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन इस क्षेत्र में दूसरे देशों को हवाई जहाज या जलयान इन सब का या समुद्री केबल बिछाने का उसी तरह अधिकार है जिस तरह जो है अन्य क्षेत्रों में है। तो इस तरह का 3 विभाजन होता है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। पहला जो है 12 समुद्री मील होता है, ये इसे प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। और दूसरा जो है 24 होता है, कंटिन्यूअस जोन होता है। ये 200 मील तक जो है ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। एक समुद्री मील बराबर 1.85 किलोमीटर होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सागर द्वीप जो है किस पर स्थित है? तो ये जो है कहाँ होगा? ये महाद्वीपीय मग्न तट पे स्थित होगा, बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट पे स्थित होगा। क्योंकि ये पूछ रहा है कि जो समुद्र के किस भाग में स्थित है। तो जो समुद्र का जो भाग होता है, सबसे पहला जो भाग होता है आगे का, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, फिर स्लोप होता है, और फिर जो है उभार, मैदान और ट्रेंच इस प्रकार जो है होता है। तो जो सबसे पहले जहाँ पे कोई जाएगा जो है गंगा द्वीप या सागर में स्नान करने, तो वो कहाँ स्नान करेगा? महाद्वीपीय मग्न तट पर या कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे स्नान करेगा। तो वही ये पूछ रहे हैं। जैसे ये महाद्वीपीय मग्न ढाल ऑप्शन दिए हैं, लेकिन इसका पहला आंसर यही सही होगा। इसका मतलब क्रम पूछ रहा है समुद्री का, जैसे महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल और उभार, मैदान, ट्रेंच या गर्त, यही क्रम ये पूछना चाहते हैं। और अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये है 53। भारत निम्नलिखित में कौन म्यांमार के साथ समुद्री सीमा बनाता है?
तो ये क्या होगा, कोको चैनल होगा। इसे हम मैप से एक बार देख लेते हैं, मैप में एक बार देख लेते हैं। ये जो क्षेत्र है इसे दूसरे मैप में देखते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा आपको। ये यहाँ पे, हाँ देखिए, जो कोको चैनल है ये है कोको चैनल, और ये जो है ये म्यांमार है। तो म्यांमार का एक कोको आइलैंड भी है यहाँ पे, ये जो है कोको आइलैंड भी है। ये कोको आइलैंड है, ये कोको चैनल है। कोको चैनल किसके साथ है, ये नॉर्थ अंडमान है भारत का, नॉर्थ अंडमान और कोको आइलैंड के बीच में जो है ये कोको चैनल है, जो ये म्यांमार का है। इस प्रकार हम मैप में भी इसको देख लिए। यही चीज़ जो है ये डिटेल में बताए हैं। अब ये चैनल 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ये सब पिछले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया है, तो यहाँ पे फिर से नहीं बताएं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ये अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखीय विपरीत धारा नहीं पाई जाती, ये बिल्कुल सही है। और ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम मानसून धारा प्रभावी रहती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून धारा के प्रभावी होने के कारण ही ये विषुवत रेखीय विपरीत धारा जो है, जो ऐसे प्रवाहित होती है, वो नहीं रहती है। क्योंकि जो ऐसे प्रभावित होती है विपरीत धारा, और जब ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी जलधारा ऐसे प्रभावित होती है तो ये जो है नहीं रहती है। इसके कारण जो है इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो इसका आंसर जो है ए होगा। ए, कारण दोनों सही है और व्याख्या भी है, इसमें आंसर जो है गलत दिए हैं, इसमें आंसर गलत दिए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये निम्नलिखित देशों में किसकी बोर्नियो द्वीप में सहभागिता नहीं है। तो इसमें फिलीपींस की सहभागिता नहीं है। इसे हम जो है मैप से एक बार देख लेते हैं। देखिए, मैप से इसे देख लेते हैं तो और अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा। इसका मैप मैंने इसमें रखा है, इसीलिए ये देखिए, ये इंडोनेशिया है, ये सुमात्रा द्वीप है, ये जो है ये सुमात्रा है, ये जावा है, ये बोर्नियो है, और ये सुलवेसी है। और ये जो बोर्नियो की पूछ रहे हैं, तो बोर्नियो में एक तो इंडोनेशिया देश है, और दूसरा ये मलेशिया का पार्ट है, और तीसरा देश जो है ब्रुनोई है। तो बोर्नियो में कितने देश हो गए, एक इंडोनेशिया, एक मलेशिया और एक ब्रुनोई। इसमें फिलीपींस जो है इसमें सहभागिता नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिलीपींस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में समुद्री जैविक उत्पादन हेतु अधिकतम संभावित क्षेत्र किसमें उपलब्ध है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें जो है सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेल्ला कृषक होता है। फेल्ला कृषक जो है किसे कहते हैं, ये मिस्र का होता है फेल्ला कृषक। इसकी डिटेल में व्याख्या भी देख लेते हैं। मिस्र में स्थायी कृषि करने वाले कृषक को फेल्ला कहा जाता है। ब्राजील में स्थानांतरणशील कृषि को रोका कहते हैं। जो चलवासी कृषि होती है उसे रोका कहते हैं ब्राजील में। तथा जो है श्रीलंका को में क्या कहते हैं, चेन्ना कहते हैं। लदांग जो है जावा में कहते हैं, लदांग जावा इंडोनेशिया में। अब तमराई जो है थाईलैंड में कहते हैं। कुनोकू वेनेजुएला में कहते हैं। स्थानांतरित कृषि की जाती है। लेकिन जो फेल्ला होता है, कृषक को फेल्ला कहते हैं। अस्थायी कृषक का नाम कृषक को फेल्ला कहते हैं। रोका हो गया ब्राजील का, चेन्ना हो गया श्रीलंका का, लदांग हो गया इंडोनेशिया का, तमराई हो गया थाईलैंड का, कुनोकू हो गया वेनेजुएला का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2004 में हिंद महासागर की सुनामी के समय भारत में निम्नलिखित स्थानों में से किसमें मैंग्रोव की प्राकृतिक अग्रिम सुरक्षा नहीं थी। ये पूछ रहे हैं कि कहाँ पे मैंग्रोव वन जो है नहीं था, सीधा सीधा यही क्वेश्चन का मतलब हुआ। तो ये जो है नागपट्टिनम में जो है नहीं था, बाकी जगह जो है मैंग्रोव जो है पाए जाते हैं। भितरकनिका में, पिचावरम में, और यहाँ भी, यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और यहाँ पे नहीं था मैंग्रोव वन। यही ये पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महासागर में डियो गार्सिया द्वीप है। ये जो है हिंद महासागर में है डियो गार्सिया द्वीप, जहाँ यूएसए के जो है लगभग 2 लाख से अधिक जो है सैनिक हमेशा रहते हैं। और डिगो गार्सिया को जो है इंग्लैंड से जो है अमेरिका ने लीज पे लिया हुआ है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्थान है डिगो गार्सिया। डिगो गार्सिया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।
इसे पढ़ भी लेते हैं एक बार क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये। डिगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। पुर्तगाली खोजकर्ता डिगो गार्सिया ने इस द्वीप को खोजा था 1500 में। उन्हीं के आधार पर इस द्वीप का नाम डिगो गार्सिया रखा गया। 1814 से 65 के बीच मॉरिशस का क्षेत्र था ये। बाद में ब्रिटेन ने अधिकार आ गया, जिसे 1976 में संयुक्त राज्य अमेरिका को पट्टे पर दे दिया। शीत युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन ने यहाँ वायुसेना का ईंधन आपूर्ति केंद्र बनाया। वर्तमान में यहाँ दोनों देशों के सामरिक वायु और स्थल सैन्य अड्डे हैं। ये डिगो गार्सिया में जो है एक अमेरिका जो है चौकी की तरह जो है इस्तेमाल करता है, सेना रखता है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर में सबसे सरल क्वेश्चन है ये। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है, जिसका क्षेत्रफल 590 वर्ग किलोमीटर है, जबकि सुमात्रा द्वीप का क्षेत्रफल 473 है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर। हिंद महासागर में बोर्नियो द्वीप का सबसे क्षेत्रफल अधिक है। इस पर 3 देशों का कब्जा है, जिसमें बोर्नियो, ब्रुनई, बोर्नियो मतलब जो ये इंडोनेशिया का है, और मलेशिया का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं उत्पादन के आदर्श राज्य हैं। कथन है, कारण दिया है, इन राज्यों में सुअपवाहित उर्वर भूमि, बुआई के समय 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा जैसी भौगोलिक दशाएं मिलती हैं। तो ये सब जो है गेहूं के उत्पादन के लिए जो है आदर्श हैं, तो इसलिए ये कथन और कारण जो है व्याख्या दोनों कर रहे होंगे, इसलिए इसका आंसर जो है ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर में 0 से 10 नॉर्थ और 0 से साउथ अक्षांशीय क्षेत्रों के बीच तापमान भिन्नता लगभग कितनी होती है? तो लगभग समान रहती है, लेकिन 1 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग होता है। इसका आंसर जो है ये होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है। हिंद महासागर ये देखिए दिया गया है, तापमान भिन्नता लगभग 1 रहती है। धाराएं ये सब दिए गए, इससे कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 163। हिंद महासागर में कई महाशक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है, ये सही है। हिंद महासागर और तटवर्ती निकटवर्ती देशों में काफ़ी भौगोलिक राजनीतिक लाभ हैं, ये भी कथन और कारण सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 164। ये देखिए दर्रे, पर्वतीय दर्रे और राज्य के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए सिपकिला जो है कहाँ पे है, नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम में है नाथुला। तो सिपकिला कहाँ पे है? ये है हिमाचल प्रदेश में। तो जोजिला जो है कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। माना कहाँ है? उत्तराखंड में है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। माना उत्तराखंड में है और नाथुला सिक्किम में है और जोजिला जम्मू कश्मीर है और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। तो आप इसे मिला लीजिएगा, आंसर बी हो जाएगा। ये देखिए दिया है उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? मंदाकिनी नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। ये देखिए जैसे ये मंदाकिनी है, मंदाकिनी नदी जो है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। तो अलकनंदा नदी जो है ऐसे जो है आती है और यहाँ पे मंदाकिनी इससे मिल जाती है और इधर से भागीरथी आती है और भागीरथी और ये अलकनंदा जो है मिल करके फिर गंगा कहलाती हैं। अब इसको जो है ड्रेनेज या नदियों का प्रवाह तंत्र में जब डिटेल में पढ़ेंगे, तो क्योंकि यहाँ अभी बहुत ज़्यादा व्याख्या करने पे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है वीडियो, तो इसको आप यहाँ फैक्ट याद रखिए, मंदाकिनी नदी को काली गंगा कहते हैं। अब पेंगांग झील निम्नलिखित किस क्षेत्र में अवस्थित है? ये जो है पेंगांग झील जो है ये लद्दाख में स्थित है। लद्दाख को पेंगांग अर्थात समीपता और तिब्बती भाषा में तसो का अर्थ है झील। एलएसी झील के पास जो है मध्य से गुजरती है। ये हमेशा विवाद का विषय रहता है, इसलिए जो है महत्वपूर्ण है। ये पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में है। और कश्मीर में जो अन्य झीलें हैं डल, वुलर, अनंतनाग, नगीना, वेरीनाग, नगीना और वेरीनाग, अनंतनाग। और उत्तराखंड में है नैनीताल, भीमताल, खुरपताल और रूपकुंड। तो लद्दाख जो है पूर्वी लद्दाख में
पेंगोंग झील है। और ये देखिए मेघालय में उमियक और मणिपुर में लोकटक और मिजोरम में पाला, ये 3 याद कर लीजिए, ये भी ये झील हो गई सब। और ये देखिए चतुर्थ तंत्र शैल निम्नलिखित से किसमें नहीं पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा कर्नाटक होगा, क्योंकि जो चतुर्थ है, जैसे टर्शियरी हिमालय है, हिमालय के बाद जो मैदान बना था उसमें जब कश्मीर की जो घाटी बनी थी वो भी चतुर्थ काल में है, तो ये इसमें लगभग सब में चतुर्थ काल है, लेकिन ये कर्नाटक का जो है मेन भारत जैसे ये है, जो कर्नाटक का जो क्षेत्र है ये सब पुरानी प्रायद्वीपीय भाग जो है पुराने चट्टानों से बने हुए हैं, तो ये टर्शियरी नहीं है, अरे चतुर्थक नहीं है, चतुर्थक तंत्र नहीं है या क्वार्टनरी। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। चतुर्थक तंत्र की चट्टानी कुडप्पा चट्टानों के साथ बाद बनी परतदार चट्टानी, जिनके ये सब व्याख्या बहुत अच्छा से नहीं दिया गया है ये, लेकिन आप जान लीजिए जो टर्शियरी जैसे हिमालय हुआ था उसके बाद हिमालय के बाद जो निर्माण हुआ है वो चतुर्थ शैल है। अब देखिए ऐसी जल प्रवाह प्रणाली जिसके निर्माण ऐसे क्षेत्र में हुआ जहाँ क्रमानुसार मुलायम और कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, तो इस तरह के जो जल प्रणाली बनता है वो क्या होता है, जालीनुमा होता है। जैसे एक कठोर चट्टान है और एक फिर इसमें जो है ऐसे ऐसे कठोर और मुलायम जो चट्टानें पाई जाती हैं, तो जालीनुमा जल प्रवाह प्रणाली उसमें विकसित हो जाती है वहाँ पे, मुलायम और, हाँ इसका आंसर सी भी दिया, ठीक है। जाली जहाँ कड़ी मुलायम चट्टान के साथ एक दिशा में फैली रहती है तो वहाँ क्वेस्टा स्थलाकृति निर्माण होता है और जालीनुमा जो है प्रवाह प्रणाली होती है। और ये देखिए वृक्ष नुमा प्रवाह प्रणाली जो है विकसित होती है। वृक्ष जैसे प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं भारत में, वो जैसे एक वृक्ष है तो उसकी तनाएं जैसे होती हैं उसी तरह उनका जो है प्रतिरूप पाया जाता है। तो ये जो वृक्षानुमा आकृति जो अपवाह प्रणाली जो विकसित होती है वो समान संरचना युक्त जो चट्टान होती है समतल क्षेत्र में, समान संरचना युक्त समतल क्षेत्र जो होता है उसमें होता है। जैसे ग्रेनाइट की जो एक ही तरह की चट्टान है तो उसमें इस तरह की प्रणाली जो है विकसित होती है, वृक्षनुमा प्रणाली। ये देखिए लिखा भी हुआ है, ये डेंड्रेटिक ड्रेनेज जो है इस प्रतिरूप का प्रमुख जलदार होता है कि इसमें शाखाएं सभी दिशाओं का आकर मुख्य जलधारा मिल जाती है, जिस प्रकार वृक्ष की छोटी शाखाएं बड़ी शाखाओं से मिल जाती है। इस प्रतिरूप का विकास समान संरचना युक्त समतल क्षेत्र में होता है। इसमें मेन प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, ये सब। गंगा ये तो सही नहीं है उतना, इसमें ये जो है ये दोनों सही हैं। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती, तो इसमें ताप्ती ऑप्शन है, तो ये ताप्ती हो जाएगा। अब 171 क्वेश्चन देखते हैं। 171, हाँ ये देखिए नदी घाटी क्षेत्र जो समतल ढाल के लंबवत विकसित होती है कहा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन के बाद भी कई क्वेश्चन जो है ये अपवाह तंत्र से संबंधित है, तो उसे एक मैप में देख लेते हैं कि अपवाह तंत्र क्या क्या होता है, कौन सा। ये देखिए हमने बनाया है, ये पहला जो ये नदी है, ये मान लीजिए मेन नदी है फर्स्ट, इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं पहले को। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट या अनुवर्ती, अनुवर्ती। और जो ऐसे ढाल के समान जो है प्रवाहित होती है, पहली नदी जो ढाल के समान ऐसे ढाल के अनुसार जो है प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट रिवर कहते हैं। और दूसरी जो ये रेड से मैंने दिखाया है इसे बोलते हैं सबसीक्वेंट, जो प्रधान नदी है उससे जो है लगभग लंबवत आके मिलती है, उसे क्या बोलते हैं, सबसीक्वेंट। और इसकी सहायक नदी होती है ये सबसीक्वेंट, और लंबवत आके मिलती है पहली नदी से, ये दूसरी नदी हो गई। और तीसरी जो होती है रीसीक्वेंट, जो इसी के दिशा में प्रवाहित होती है, मेन जो नदी है उसी की दिशा में प्रवाहित होती है और उसके सहायक जो दूसरी नदी है उसमें आकर के मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, रीसीक्वेंट या नवानुवर्ती, नवानुवर्ती, नवानुवर्ती कहते हैं। और जो प्रधान नदी है जैसे एक, उसके अपोजिट साइड में प्रवाहित होकर के ये नदी जो आके मिलती है, ये सहायक नदी में,
इसका चौथा जो नदी है उसको बोलते हैं ऑफ सीक्वेंट। ऑफ सीक्वेंट क्या होती है? प्रत्यावर्ती नदी, हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती नदी। तो कौन कौन सी हो गई? मेन नदी जो हो गई क्या हो गई? कॉन्सिक्वेंट। दूसरी जो आकर इसे लंबवत आकर मिलती है उसको क्या बोलते हैं? सब सीक्वेंट। और तीसरी जो है रीसीक्वेंट, जो इसी की दिशा में होती है और सहायक नदी में मिलती है, उसको रीसीक्वेंट बोलते हैं। और प्रत्यावर्ती नदी जो होती है वो ऑफ सीक्वेंट, जो इसकी विपरीत दिशा में प्रवाहित होकर इसके सहायक में मिलती है। तो ये सब जो है ये नदी हो गई सीक्वेंट रिवर के प्रकार हो गए, जो ढाल के अनुसार जो प्रवाहित होती हैं नदियाँ। और जो ढाल के अनुसार जो नदियाँ प्रवाहित नहीं होती हैं उसको उनके दो प्रकार हैं। एक है एंटीसीडेंट और दूसरा है सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज्ड तो जो एंटीसीडेंट है जैसे सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब ढाल को काट करके जो है उसी ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। जो अगर पर्वत बढ़ रहा है तो उसको काट के जो है उसी दिशा में प्रवाहित होती रहती हैं जिस दिशा में नदी पहले बहती है, ढाल का जो है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। और सुपर इम्पोज जो रिवर होती है उसमें जो ऊपर की चट्टान जो होती है अलग संरचना की बनी होती है, नीचे वाली चट्टान जो है दूसरी संरचना की बनी होती है। तो जब घाटी जो है ऊपर वाले नदी जो है ऊपर वाले को काट कर नीचे वाले चट्टान में प्रवाहित होने लगती है, तो इस तरह जो है सुपर इम्पोज घाटी का निर्माण होता है। जो अगर इसका ढाल जो ऊपर वाला जो ढाल है उसी के अनुसार जो है नीचे वाले ढाल में अगर इसकी विपरीत ढाल भी है तब भी जो है उसी का ऊपर वाले ढाल का अनुसरण करेगी। तो इस प्रकार जो निचला जो सतह है संरचना है उसको जो है ऊपर वाले को जिससे जो है सुपर इम्पोज्ड हो जाती है, उसी इसलिए अध्यारोपित प्रवाह कहते हैं। इसको हमने संक्षेप में बता रहे हैं, कभी इसको जो है डिटेल में जो है एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। नदी घाटी जो सामान्य ढाल के लंबवत विकसित होती है कहा जाता है। इसका मतलब पूछ रहे हैं कि ढाल के अनुसार जो है कौन सी जो है प्रवाहित होती है। तो इसको हमने आपको अभी समझाया जो है, ये मेन जो है वही हो जाएगी अनुवर्ती या कॉन्सिक्वेंट रिवर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, अपवाह तंत्र जो उस क्षेत्र जहां वो पाया जाता है ढांचे से संबंधित नहीं है क्या कहलाता है? देखिए ये जो है क्या हो जाएगा? अध्यारोपित हो जाएगा। अभी हमने समझाया था जो अध्यारोपित प्रवाह पैटर्न होता है जो वो जैसे एक ऊपर वाली संरचना है और नीचे वाली संरचना दूसरी है। नदी अगर जैसे यहाँ पे प्रवाहित हो रही है तो मान लीजिए ढाल इधर है और इस संरचना का ढाल इधर है, मान लीजिए इधर ढाल है इसका, लेकिन जब ये प्रवाहित होते होते इसको काट देती है, पूरा काट करके घाटी जो है इस संरचना से इस वाली संरचना में जब घाटी चली जाती है नदी की, लेकिन तब भी वो इधर ही प्रवाहित होती है, इसके ढाल का ये अनुसरण नहीं करती जो नीचे वाला है। तो इसी को क्या कहते हैं? सुपर इम्पोज्ड। और ये जो है जो एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज्ड दो जो है कैटेगरी में आती हैं जो ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, इनसीक्वेंट जो रिवर होती हैं। जैसे सीक्वेंट होती हैं एक, और सीक्वेंट में चार प्रकार बताया मैंने सीक्वेंट में, और इनसीक्वेंट में एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज्ड दो हमने बताया। तो सुपर इम्पोज्ड में ये होता है कि जो ढांचे से संबंधित नहीं होती हैं उसी के ये पूछा जा रहा है, इसलिए ये जो है अध्यारोपित प्रवाह हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ये जो है पूछते हैं, को आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो ऊपर की संरचना है और नीचे की संरचना है दोनों अलग अलग होती हैं। जब ऊपर की संरचना पूरी खत्म हो गई तो फिर जब ये नीचे वाली नदी जो है इसमें ढाल इसकी मान लीजिए इसके अपोजिट भी रहे तो, लेकिन जो ऊपर की नदी की जो ढाल की दिशा रहती है ऊपर वाली संरचना की, उसी का अनुसरण नीचे वाली संरचना पर किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ऊपर वाले के पास तो ऑप्शन था जो है कि किसी तरह जो है ढाल बनाया जाए या नदी बहे, लेकिन नीचे वाली संरचना के पास ऑप्शन नहीं है, उसको जो है ऊपर वाली संरचना जो है नीचे वाली संरचना पे सुपर इम्पोज हो जाती है, अध्यारोपित हो जाती है। इसीलिए इसको अध्यारोपित अपवाह पैटर्न कहते हैं। यही चीज़ जो है ये समझाए होंगे।
चलिए अब आगे देखते हैं। अपवाह प्रतिरूप जो इसके प्रवाहित होने की मूल संरचना द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, तो इसको हमने बनाया। जैसे इनसीक्वेंट होता है वो, एक होता है सीक्वेंट, और सीक्वेंट में 4 प्रकार हमने बताए, और इनसीक्वेंट होता है मतलब अक्रमवर्ती। इसको हमने बहुत सारा डिटेल में बता दिया आपको। देखिए इसमें लिखे हुए हैं कि क्रमवर्ती जो होते हैं उसमें कई होते हैं, जैसे 4 हमने बताया। अनुवर्ती, परवर्ती ये दिए हैं, मतलब सारा हमने अभी इसके पहले बता दिया। अब ये अक्रमवर्ती में पूर्ववर्ती मतलब एंटीसीडेंट, और जो सुपर इम्पोज्ड ये जो है होते हैं मेन। हिंदी में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए अंग्रेजी आप लोग याद रखिए। जो घाटियां प्रारंभिक अनुवर्ती अपवाह दिशा में ही प्रवाहित होती हैं परंतु निम्नतर स्थाकृतिक स्तरों पर होती हैं और नूतन आधार स्तरों के संदर्भ में विकसित होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? देखिए, जो घाटियां प्रारंभिक अनुवर्ती अपवाह दिशा में ही प्रवाहित होती हैं, ये कह रहे हैं जैसे जो घाटियां, ये जैसे एक मेन है, ये कॉन्सिक्वेंट की दिशा में ही जो है प्रवाहित होती हैं, और एक नई घाटी का जो है निर्माण कर लेती हैं, वो कौन सी होगी? ये तीसरी वाली होगी, रीसीक्वेंट। रीसीक्वेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? रीसीक्वेंट को कहते हैं नवानुवर्ती। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ये जो है क्या पूछ रहे हैं? जो घाटी प्रारंभिक अनुवर्ती अपवाह के दिशा में ही प्रवाहित होती है, मतलब तीसरी वाली रिवर, ये तीसरी वाली, पहले वाली की दिशा में ही प्रवाहित होती है। चलिए चलिए फ़ोन आ गया था इसलिए जो है फिर से इसको जो है नवानवर्ती हो गया। इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि तीसरी रिवर के बारे में पूछ रहे हैं, जो प्रारंभिक पहली रिवर के समान जो है प्रवाहित होती है दिशा में और नई घाटी का निर्माण करती है। तो ये जो है तीसरा जो हो जाएगा, ये तीसरा वाला, तीसरी वाली रिवर। तो इसको बोलते हैं रीसीक्वेंट, और हिंदी में बोलते हैं नवानुवर्ती। अब इसको हमने बहुत सारा डिटेल बता दिया, तो इसको बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ना होगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 175 जो है, जब कोई नदी मूल नदी की सहायक नदी में गिरती है और मूल नदी के समानांतर किंतु विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, मतलब विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, ये चौथी वाली रिवर हो जाएगी। समानांतर है और विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, ये क्या हो जाएगा? अप सीक्वेंट। तो अप सीक्वेंट की हिंदी क्या होती है? प्रत्यानुवर्ती। ये जो है हिंदी देख लीजिएगा, प्रत्यानुवर्ती। ये चौथी रिवर के बारे में पूछ रहे हैं। तो आपको जो हमने पहले समझाया था, इसलिए आपको समझ में आ रहा हो, तो ये क्वेश्चन सब बहुत आसान लगेंगे। फिर परवर्ती अपवाह सामान्यता होता है, वही चीज़ फिर से पूछ रहे हैं, अनुवर्ती अपवाह के विपरीत दिशा में परवर्ती। परवर्ती अपवाह अनुवर्ती अपवाह के विपरीत दिशा में। इसमें हिंदी थोड़ा सा जो है समझ में नहीं आता, तो आप लोग देख लीजिए। वैसे वैसे मैप के ये 4 रिवर है, इसी के आधार पर जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, ऐसी घाटियाँ जिनके मार्गों का नियंत्रण ऐसे कारकों द्वारा होता है जिन्हें निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो इसका क्या हो जाएगा? अक्रमवर्ती। जिन्हें जो है मार्गों का नियंत्रण द्वारा निर्धारित, मतलब जो एंटीसीडेंट और जो पूर्व सुपर इम्पोज नदी के बारे में पूछ रहे हैं, जिनका जो है मार्गों के नियंत्रण द्वारा निर्धारित नहीं होता, मतलब जैसे पर्वत ऊपर आ गया तो एंटीसीडेंट जो नदियां हैं वो उसको काट के अपना ढाल जैसे था उनको अपना बनाए रखेंगे प्रवाह उसी दिशा में। पर्वत चाहे बड़ा हो जाए लेकिन उतना वो काटती रहती हैं नदियां। तो क्रमवर्ती नहीं, अक्रमवर्ती या इनसीक्वेंट रिवर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 178। हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रवाह, तो ये फिर वही चीज़ पूछ रहे हैं, पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट होती हैं इनसीक्वेंट रिवर। इसमें जो है पूर्ववर्ती जैसे सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब नदियां। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र प्रमुख नदियां हैं जो एंटीसीडेंट का उदाहरण है, या मतलब पूर्ववर्ती। आप हमेशा अंग्रेजी याद करिए, एंटीसीडेंट, सुपर इम्पोज्ड, कॉन्सिक्वेंट, सबसीक्वेंट, रीसीक्वेंट और ऑफ सीक्वेंट, चारों जो हमने बताया था। अब देखते हैं 179।
ये देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी अनुवर्ती की विपरीत दिशा में प्रवाहित, फिर देखिए वही सब क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। नदी घाटी प्रारंभिक, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट आया है, वही चीज़ है, नवानुवर्ती है। इसके पहले जो क्वेश्चन आया तो वही रिपीट आया है, ये देखिए हायर में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेम जो है। तो ये तीसरी वाली नदी होगी, नवानुवर्ती या रीसीक्वेंट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार भूमाकृत का जो है भाग है, पूर्वी पठार का भूमाकृत भाग है। तो ये क्या हो जाएगा, गर्जत हिल हो जाएगा। आंसर गलत दिया है, ये हो जाएगा गर्जत हिल। इसको मैप में भी देख लीजिए, जैसे ये कहाँ पे है, ये ये यहाँ पे है, देखिए ये गर्जत हिल कहाँ पे है, ये है, ये गर्जत हिल, ये पूर्वी पठार का भाग है। यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ये आंसर गलत दिया है। ये पठार और राज्य के बारे में पूछा गया है, कौन कौन से राज्य में है। तो ये तो जान ही रहे हैं, शिलांग मेघालय का है, रांची जो है झारखंड का हो जाएगा, बस्तर जो है छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, भांडेर जो है मध्य प्रदेश का हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं। भांडेर देखिए मध्य प्रदेश का हो गया, और रांची जो है झारखंड हो गया, बस्तर छत्तीसगढ़, मेघालय शिलोंग। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी घाटी भ्रंश भ्रंश घाटी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। भ्रंश से कौन सी बहती है, नर्मदा और ताप्ती। इसमें ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ताप्ती। अगला क्वेश्चन जो है, ये देखिए फिर से वही कौन सा सुमेलित नहीं है पूछे हैं। ये कौन कौन से है, ये भांडेर सीरीज, पापाघनी और खोंडलाइट और पंचेत सीरीज। भारतीय चट्टानों के 4 समूह, आर्कियन समूह ये बताए हैं कि विभाजित किया जाए। पुराण समूह को डप्पा विंध्यन, को ऊपरी विंध्यन को भांडेर, ऊपरी विंध्यन क्रम को भांडेर और निचले क्रम को श्रृंगेरी या सोन नदी। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल और राजस्थान में पालनी श्रेणी के नाम से तथा कुडप्पा चट्टान को नल्लामलाई चेहरा इसके नाम से जाना जाता है। इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो पापाघनी सीरीज निचली विंध्य, ये जो है सुमेलित नहीं है। निचले को क्या बोलते हैं, श्रृंगेरी श्रेणी बोलते हैं निचली विंध्यन को। और अब अगला देखते हैं, सांभर में नमक मिलता है क्योंकि सांभर झील एक है जिसमें बाहरी बहाव के माध्यम से चट्टानों का नमक तो आ जाता है, किंतु जल के निकास ना होने के कारण लवणता घटती नहीं है। तो जैसे समुद्र में प्रोसेस होता है वही होता है यहाँ भी होता है, इसीलिए जो है एक झील है जिसका कोई वही प्रवाह नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देते हैं 186। भारत में निम्नलिखित में से कौन से शैल समूहों में जीवाश्म सर्वाधिक संपन्न है, तो ये कौन से है, गोंडवाना है। गोंडवाना जो है सबसे अधिक जो है जीवाश्म पाए जाते हैं, जिसमें कोयला पाया जाता है सबसे अधिक। अगला है, भारत में क्रेवास किस काल की धरोहर। देखिए क्रेवास जो होता है वो जो प्लेस्टोसीन काल में विकसित हुआ था, जो हिम युग था, हिम में जो दरारें होती हैं उसी को क्रेवास कहते हैं। ये जो है प्लेस्टोसीन काल में हिम काल था, तो इसीलिए जो है वही पूछ रहे हैं कि सही सही क्वेश्चन क्या है, कि हिम काल के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा है, ये प्लेस्टोसीन काल होगा, हिम काल। भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भारत में हिमाचल प्रदेश के राज्य के बारे में। तो ये जो है अभी नया क्वेश्चन पूछे हैं, इसके बारे में कौन से क्वेश्चन, कौन से कथन सही नहीं है। इसमें है ये जल विद्युत की बहुत संभावनाएं हैं, सही है, और उच्च साक्षरता दर भी है, ये भी सही है, और सी बागवानी क्रियाकलापों में अधिक संभावनाएं हैं, ये भी सही है। प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन, ये गलत है। कृषि योग्य भूमि का अधिक अनुपात, ये भी गलत है। ये दोनों तो सीधा सीधा गलत लग रहा है, तो ए बी सी सही हो जाएगा, ये आंसर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए पूछे हैं, गुरु शिखर, दोदे बेट्टा, आर्माकोंडा और धूपगढ़,
तो सबसे पहले आप जानते हैं गुरु शिखर कहाँ पे है, अरावली में है, अरावली श्रेणी पे है। दोदे बेट्टा नीलगिरी पे है, आरमाकोंडा पूर्वी घाट पे है, और धूपगढ़ जो है सतपुड़ा है। इसमें आप मिला लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रवाह के संदर्भ में नदी तंत्र का आशय है, तो प्रवाह के संदर्भ में नदी तंत्र का आशय क्या है कि जल के प्रवाह का प्रतिरूप जलवायु संबंधी स्थितियों के कारण नदी तंत्रों में अंतर होता है। नदी तंत्र क्यूमेक्स द्वारा गणितीय रूप में दर्शाया जाता है। नर्मदा और झेलम का नदी तंत्र एक समान है। ये जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसका जो है ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये नर्मदा और झेलम नदी तंत्र एक समान नहीं है, और ये भी जो है गलत है। तो ये पहला और दूसरा जल के मौसमी प्रवाह प्रतिरूप और ये दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें दिए भी हैं नदी जल प्रवाह मौसमी प्रवाह प्रतिरूप है तथा जलवायु संबंधी से कारण नदी तंत्रों का अंतर होता है। जनसंवर्षण का आधार भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 प्रकार में बांटा गया है। ये सब आप जो है पढ़ सकते हैं इसको, ये फैक्ट है। और अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 191 में पूछे हैं जलप्रपात नर्मदा नदी से संबंधित है। कौन कौन जलप्रपात नर्मदा नदी से संबंधित है? तो नर्मदा नदी से जो है ये एक मंदार है और दर्दी है और सहस्त्रधारा, ये 3 जो है नर्मदा जलप्रपात से संबंधित है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। से पढ़ भी लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। मंदार और दर्दी तथा सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी से संबंधित है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कपिल धारा प्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला में नर्मदा नदी पर अवस्थित है। एक सुप्रसिद्ध जलप्रपात है। भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। उचिकल है, नौका किलाई है और जोग प्रपात है। ये सारावती नदी पे है जो बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी होता है या जोग प्रपात इसे कहते हैं, सारावती, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये दोआब के बारे में बताए हैं, पंजाब में दोआब के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए जो है कौन कौन से कथन सही है। तो इसमें जो है ब्यास और सतलज के बीच जालंधर दोआब, इसको जालंधर दोआब कहते हैं या विस्ट भी इसे कहते हैं, विस्ट। तो चूंकि जालंधर में होने के कारण इसे विस्ट दोआब या जालंधर दोआब दोनों कहते हैं। बा से जो है ब्यास और सा से विस्ट। इसी तरह ब्यास और रावी के बीच बारी है, ये भी सही है, और ये दोनों गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें पढ़ भी लेते हैं इसके। देखिए ब्यास और सतलज के बीच जलंधर दोआब या इसे बिस्ट भेद कहते हैं। ब्यास और रावी के बीच बारी दोआब, इनकी उत्पत्ति सतलज और ब्यास नदियों के निक्षेपण से हुई थी। इसका विस्तार दक्षिण पूर्व में इतना इतना दिया गया है, ये चौड़ाई ये सब दिया गया है। तो इसके बाद रचना दोआब किसे कहते हैं? रावी और चिनाब के बीच में, और चिनाब और झेलम के मध्य जो है जाज दोआब होता है। सिंध सागर दोआब झेलम, चिनाब और सिंधु के मध्य जो होता है। ये जो है दोआब के बारे में दिया गया है। इसमें केवल ए और बी सम्मिलित है, बाकी नहीं है। इसमें देखिए 193 में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए नर्मदा घाटी जो है भ्रंश घाटी है, सही है। सतलज पूर्ववर्ती है, अभी इसके पहले हमने चर्चा किया था, पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट। और घग्घर जो है ये अंतर प्रवाही है, ठीक है। ये जो है कोसी जो है अनुवर्ती नहीं है। ये जो है आंसर इसका ए होगा, उत्तर अनुवर्ती नहीं है। ए जो है आंसर होगा इसका। देखिए इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। कोसी जो है अनुवर्ती का उदाहरण नहीं है या पूर्ववर्ती है, एंटीसीडेंट है। नर्मदा घाटी ये हमने बताया, घग्घर अंतर पर है उदाहरण। तो कोसी जो है गंगा की सहायक नदी है जो बिहार के शोक के नाम से जाना जाती है। मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है जिस कारण बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। तो कोसी अनुवर्ती ना होकर के क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी के बारे में इसके पहले हमने डिटेल से भी बताया था। कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? इसमें टांगरी नदी जो है यमुना की सहायक नहीं, ये टांगरी जो है ये शायद जो है गंगा की सहायक है। टांगरी नदी, अच्छा ये गंगा का नहीं, टांगरी नदी घग्घर या हरियाणा की सहायक नदी है। घग्घर की सहायक है टांगरी नदी।
जबकि यमुना की सहायक नदी टोंस, गिरि, असन, बाटा है। ये जो है बहुत अच्छा फैक्ट है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? टोंस, गिरि, असन और बाटा है। और ये यमुना के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, जो गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यमुना नदी में चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण से तथा हिंदन, रिहंद, सेंगर, नान, बरुणा और ससुर, खदेरी उत्तर से आकर मिलती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूकंप के बहुत अधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं। भूकंप के बहुत से अधिक जोखिम वाले क्षेत्र कौन कौन से होंगे? ये है त्रिपुरा और उत्तरी बिहार और पूर्वी गुजरात और हरियाणा। जो बहुत अधिक जोखिम वाले क्षेत्र होंगे तो ये यही दोनों होगा, बिहार और त्रिपुरा। भूकंप के अधिक वाले क्षेत्र हैं त्रिपुरा और उत्तरी बिहार। भूकंप तीव्रता के आधार पर वेस्ट ने 3 मेखलाओं में विभाजित किया है: उच्च तीव्रता वाले भूकंप, अपेक्षित तीव्रता वाले और न्यूनतम तीव्रता वाले। और ये भारत के प्रमुख भूकंप प्रभावित स्थल कब कब भूकंप आया था? कच्छ में आया था इतने में, और कोयना में आया था 11 दिसंबर 1967 में, उत्तरकाशी में 91 में आया था, लातूर में 93 में आया था, भुज में 2001 में आया था। अब अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अभी ऊपर हमने देखा तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ए जो है, कोयना में भूकंप कब आया था? 67 में आया था, इसमें दिए हैं 68। ये जो है गलत हो जाएगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 197। कौन सा पर्वत दर्रा जो है लद्दाख पर्वत में है? तो ये खारदुंगला है। खारदुंगला जो है ये जो है लद्दाख पर्वत में स्थित है। खारदुंगला जो है लद्दाख और श्रेणी में है। यह लद्दाख लेह के उत्तर में स्थित है, जो स्योक घाटी को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। अब बनिहाल दर्रा, यह दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, बनिहाल। और उसके बाद जेलपला जो है, यह दर्रा सिक्किम राज्य के महान हिमालय श्रेणी में स्थित दर्रा है, जो चुंबी घाटी को भारत से जोड़ता है, दोनों एकदम से बरपार होता है। तो दर्रा के लिए आप लोग एक बार जो है मैप पढ़ लीजिएगा। दर्रा का एक वीडियो जो है दर्रा का सोच रहे हैं बनाने के लिए, कई जो है एक साथ हो जाएगा। अब ये देखिए झील की है, झील कौन कौन सी है? झील सुमेलित करना है। इसमें देखिए साला झील जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, और चंदूबी झील जो है असम में है, भृगु झील जो है हिमाचल प्रदेश में है, उमियम झील मेघालय में है। ये सब झील बहुत कठिन है और इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। साला झील अरुणाचल प्रदेश में, चंदूबी झील असम में, भृगु झील हिमाचल में, उमियम झील मेघालय में। अब ये उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है तो उसको आपको हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। उत्तर से दक्षिण क्या क्रम है? ये जो है काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अब अगला क्वेश्चन है, ये देखिए मैप भी दिया है। काराकोरम ये होगा, काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये महान हिमालय भी है। अब ये क्वेश्चन है मिलाने के लिए दिया गया है, कौन कौन सा जो है ये जलप्रपात है? जलप्रपात दूध सागर एक प्रसिद्ध है, गोवा में है। बरकाना जो है कर्नाटक में है। खंडा धार जो है उड़ीसा में है। पलानी हिमाचल प्रदेश में है। तो इसे मिला लीजिए, ये सब ये जलप्रपात भी काफ़ी कठिन है। एक दो है एक जो है ज़्यादा लोग जानते हैं दूध सागर, ये बाकी नहीं जानते। तो बरकाना, खंडाधार और पलानी, ये तीनों जो है याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, इसमें 50 क्वेश्चन पूरा हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन थे। और जो जल नदियों के तंत्र जो सिस्टम था उसको जो मैंने समझाया था उसको भी अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। धन्यवाद।